आज 24 फरवरी के दिन रूस यूक्रेन युद्ध के पूरे 1 वर्ष हो गए हैं। इस 1 वर्ष के बाद इस बात का मूल्यांकन करना बिल्कुल जरूरी है कि क्या रूस यूक्रेन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाया है। रूस के यूक्रेन में उद्देश्यों को आप 6 पॉइंट्स के अंतर्गत समझ सकते हैं। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण का सबसे पहला उद्देश्य था यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना और उसकी न्यूट्रलिटी को सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य था नाटो के प्रसार को रोकना, खासतौर से पूर्वी यूरोप की तरफ, और नाटो में यूक्रेन के शामिल होने को रोकना। रूस के आक्रमण का तीसरा उद्देश्य था यूरेशिया क्षेत्र में और खासतौर से पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियों के समक्ष एक काउंटर बैलेंस, एक प्रति संतुलन प्रस्तुत करना, उनके प्रभाव को रोकना और रूस के प्रभाव क्षेत्र का एक आर्क तैयार करना। इसी से जुड़ा हुआ चौथा उद्देश्य था पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके रूस की सुरक्षा के लिए एक बफर जोन का निर्माण करना। रूसी आक्रमण के पांचवें उद्देश्य को आप फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में रूसी भाषा बोलने वाले लोगों और वहां की सत्ता से असंतुष्ट लोगों तक अपने प्रभाव को पहुंचाना, उनको एक प्रकार का समर्थन देना। और रूस का छठा उद्देश्य था रूस को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना और खास तौर से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करना। अब इन 6 उद्देश्यों के अंतर्गत समझ लेते हैं कि रूस इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल हो पाया है और कुछ पॉइंट्स के आधार पर तोलने का प्रयास करेंगे कि रूस अपने आक्रमण में सफल हो पाया है या नहीं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना और यूक्रेन की न्यूट्रलिटी को सुनिश्चित करना। जहां तक यूक्रेन के मिलिट्री आधारभूत संरचना को तोड़ने का सवाल है तो रशिया इसमें काफी हद तक सफल हो पाया है। आज यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए लगभग पूरी तरह से पश्चिमी देशों और यूएस पर निर्भर हो गया है, उनके द्वारा दी जाने वाली मदद पर निर्भर हो गया है। अभी 24 फरवरी के ठीक पहले यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो यूक्रेन की यात्रा की है उसमें भी उन्होंने $500 मिलियन की सैन्य मदद देने का वादा किया है। इसी प्रकार से पश्चिमी यूरोप के देश लगातार सैन्य सहायता हथियारों के रूप में और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट के रूप में लगातार यूक्रेन को मुहैया करा रहे हैं और इसी आधार पर यूक्रेन का आप कह सकते हैं कि अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद भी रूस यूक्रेन की न्यूट्रलिटी को सुनिश्चित नहीं कर पाया है, बल्कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी देशों पर डिपेंड होने के बाद उसका उनकी तरफ पूरी तरह से झुकाव बढ़ गया है। आप रूस को 5 में से 2.5 मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा उद्देश्य था नेटो के प्रसार का विरोध करना और यूक्रेन का नेटो की तरफ जाने के प्रयासों को रोकना। जहां तक नेटो के प्रसार का विरोध करने की बात है तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देशों में एक असुरक्षा का भाव बढ़ा है। इस असुरक्षा के भाव के कारण जो देश पहले न्यूट्रल माने जाते थे वो भी नेटो की तरफ झुकाव रखने लगे हैं। उनका भी प्रयास है नेटो में शामिल होने का और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वीडन और फिनलैंड द्वारा नेटो में शामिल होने की अर्जी दिया जाना, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और लगभग 1 साल के बाद ये दोनों देश नेटो में शामिल हो जाएंगे। ये बात सही है कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यूक्रेन भले ही नेटो में शामिल ना हुआ हो, आज वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जिस तरह से नेटो पर निर्भर है, जिस तरह से नेटो उसकी मदद कर रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का क्लियर मानना है युद्ध के निकट भविष्य में समाप्त होने के बाद, या अगर युद्ध को समाप्त होने में समय भी लगता है, उसके बाद बहुत मुश्किल होगा यूक्रेन का न्यूट्रल रहना। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में रूस बिल्कुल असफल रहा है। रूस का तीसरा उद्देश्य था यूरेशिया क्षेत्र में और खासतौर से पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियों का एक काउंटर बैलेंस प्रस्तुत करना और अपनी सुरक्षा के लिए एक आर्क का निर्माण करना, यानी दूसरे देशों को भी अपनी सुरक्षा के विजन के अंतर्गत लाना। लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्थितियां कैसी हुई है? यूरोप के सभी पूर्वी देशों में, बेलारूस को छोड़कर के यूरोप के सभी पूर्वी देशों में इनसिक्योरिटी का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा बढ़ा है और जिस आर्क का निर्माण करने की कोशिश या ऑब्जेक्टिव रशिया का था, उस ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल विपरीत परिणाम हासिल हुए हैं। बेलारूस को छोड़कर के लगभग सभी पूर्वी यूरोप के देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ और यूएस की तरफ हो गया है। यानी इस ऑब्जेक्टिव को भी प्राप्त करने में रूस पूरी तरह से विफल रहा है। रूस का चौथा ऑब्जेक्टिव था पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके एक बफर जोन का निर्माण करना।
ताकि रूस की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में रूस काफी हद तक सफल रहा है और आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से सफल रहा है, क्योंकि रूस ने न केवल डोनबास क्षेत्र के डोनेस्क और लुहांस्क पर, इन दोनों क्षेत्रों के, इन दोनों ओब्लास्ट एक प्रशासनिक इकाई है, तो डोनेस्क और लुहांस्क के अधिकांश हिस्से पर कब्जा किया है, बल्कि इनसे लगते हुए क्षेत्र 2 खेरसन और ज़पोरिज़िया पर भी अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इन चारों क्षेत्रों के 100% एरिया को रूस अपने नियंत्रण में अभी नहीं ले पाया है, लेकिन इन 4 क्षेत्रों के काफी बड़े हिस्से पर नियंत्रण से रूस द्वारा फरवरी 2014 में अपने नियंत्रण में ले लिए गए क्षेत्र क्रीमिया का एक लैंड कॉरिडोर रूस की मुख्य भूमि से बन गया है। तो एक प्रकार का बफर जोन इस क्षेत्र में रूस ने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्रिएट कर दिया है। तो एक प्रकार का बफर जोन क्रिएट करने में रूस पूरी तरह से सफल हुआ है। रूस के आक्रमण का 5वां उद्देश्य था फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में रूसी भाषी लोगों और वहां की सत्ता से असंतुष्ट लोगों को एक प्रकार का समर्थन देना, उन्हें अपने प्रभाव में लाना। आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद उससे सबसे बड़ा देश निकला था रशियन फेडरेशन, और रशियन फेडरेशन के अलावा 14 और देश थे जिनको सामान्यतः फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स कहा जाता है। इनमें 5 मध्य एशियाई देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 3 देश कैस्पियन सी और ब्लैक सी के मध्य स्थित हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और 6 देश पूर्वी यूरोप के थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन। इन 14 देशों को सामान्यतः फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स भी कहते हैं। इन देशों में काफी बड़ी संख्या रूसी भाषी लोगों की भी है। जैसे यूक्रेन में लगभग 17-18% लोग रूसी भाषी हैं, जो यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में सामान्यतः हैं। इन सभी लोगों को और यहाँ की सत्ता से असंतुष्ट लोगों को अपने प्रभाव में लाना और उनके लिए एक समर्थन क्रिएट करने का भी उद्देश्य था यूक्रेन के माध्यम से। लेकिन एक्चुअल में परिणाम क्या हुआ है? वास्तव में परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ है कि इन सभी सोवियत रिपब्लिक्स के लोगों में भी एक प्रकार का असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का भाव आ जाने से रूस के प्रति उनका भाव बदला है। इस बात के भी प्रमाण है कि पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के क्षेत्रों में रूसी भाषी लोगों ने भी रूस के आक्रमण का उतना समर्थन नहीं किया जितना कि रूस की उम्मीद थी। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को भी प्राप्त करने में काफी हद तक आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से रूस नाकामयाब रहा है। और रूस के आक्रमण का आखिरी उद्देश्य था रूस द्वारा अपने आप को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, अपना एक साम्राज्यवादी विजन प्रस्तुत करना। लेकिन पुतिन शायद ये भूल गए हैं कि आज किसी भी देश के ताकतवर होने को केवल उसकी सैन्य शक्ति से नहीं नापा जाता, बल्कि उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि नंबर 1 कंपोनेंट आर्थिक शक्ति होना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है। आज रूस आर्थिक पैमाने पर कहां खड़ा है? रूस की इकोनॉमी का टोटल साइज नॉमिनल जीडीपी के अंतर्गत $2.1 ट्रिलियन है। और जिन पश्चिमी देशों से रूस यूक्रेन में लोहा ले रहा है, उनकी इकोनॉमी का साइज कितना है? अमेरिका की इकोनॉमी का साइज है लगभग $26 ट्रिलियन। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कंबाइंड इकोनॉमी का साइज है लगभग $17 ट्रिलियन और रूस का $2.1 ट्रिलियन। तो केवल सैन्य शक्ति के आधार पर यूक्रेन में सफल होना या अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करना मुश्किल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन है। इवन इंडियन इकोनॉमी का साइज $3.8 ट्रिलियन है, जो रशिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी रूस की अर्थव्यवस्था का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था हाइड्रोकार्बन उत्पादों के निर्यात, जैसे ऑयल एंड गैस के निर्यात पर टिकी हुई है, एनर्जी के निर्यात पर टिकी हुई है। आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियां, जिनसे न केवल आज बल्कि भविष्य निर्धारित होने की उम्मीद है, वो गतिविधियां क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। दोनों ही क्षेत्रों में रशिया का कोई स्थान नहीं है। इवन भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पावर माना जाता है, और वो एक पावर है भी। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने अपनी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के माध्यम से वर्ष 2025 तक $150 बिलियन का बायो इकोनॉमी निर्मित करने का टारगेट रखा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर रूस आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं बनता है, आर्थिक रूप से ताकतवर उतना नहीं है, तो उसकी सैन्य शक्ति उतना काम नहीं आएगी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में। और यही कारण है कि रूस अपने अधिकतर ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध में हार गया है। इसका मतलब केवल ये है कि जिन बड़े ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के वो चला था,
उन बड़े ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में मोटे स्तर पर असफल ही रहा है। और इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख क्या है, खासतौर से वैश्विक ऑर्डर के लिए, कि दुनिया की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या अन्य मल्टीलैटरल संस्थाएं हो, इन सभी को डेमोक्रेटाइज किया जाना, इन सभी को इंक्लूसिव बनाना, इनमें साउथ ग्लोबल के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, ये इमिनेंट आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप वैश्विक व्यवस्था को, उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, तब तक किसी भी देश के एक तरफा फैसले को रोकना बहुत मुश्किल होगा और विश्व को फिर से उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। जैसे आज पूरी दुनिया एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने और फूड सिक्योरिटी के खतरे में चले जाने के परिणाम रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भुगत रही है। इसलिए व्यवस्थाओं को, खासतौर से वैश्विक ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज करना और इसका इंक्लूसिव होना सबसे बुनियादी आवश्यकता है, अगर विश्व भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना को नहीं होने देना चाहता। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।